ठीक है। तो अब हमारे पास अगला फंक्शन है MySQL के अंदर लोकेट फंक्शन। ठीक है, मतलब किसी भी स्ट्रिंग को लोकेट करना, ढूंढना। ठीक है, तो यहाँ पे लोकेट फंक्शन क्या कह रहा है, द लोकेट फंक्शन रिटर्न्स द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ अ सब स्ट्रिंग इन अ स्ट्रिंग। ठीक है, मतलब स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग को ढूंढने का काम किसका होता है, लोकेट फंक्शन का होता है। ठीक है, और इसका सिंटैक्स क्या है, पहले लोकेट, फिर पहले आप सब स्ट्रिंग देते हो, फिर आप मेन स्ट्रिंग देते हो। भाई देखो, जो सब स्ट्रिंग होता है ना, वो इसी मेन स्ट्रिंग का पार्ट होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमारे पास एक मेन स्ट्रिंग है जिसका क्या नाम है, मैथमेटिक्स, और उसके अंदर से मुझे क्या लोकेट करना है, मैथ, मतलब उसकी जो मैथ की जो पोजीशन है वो लोकेट करनी है। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, ठीक है, अपने PHP माय एडमिन के ऊपर, और यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ सेलेक्ट, जूम इन कर लेते हैं, और फिर मैं मेथड यूज करता हूँ लोकेट। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मुझे लोकेट करना है फॉर एग्जाम्पल एपटेक। ठीक है, और मतलब ये सब स्ट्रिंग हो गया, और इसकी मेन स्ट्रिंग अब मैं लिखता हूँ, और मैं यहाँ पे कहता हूँ एपटेक कंप्यूटर एजुकेशन। ठीक है, मतलब ये हमारे पास ये जो सेकंड आर्गुमेंट है ये मेन स्ट्रिंग है, और इसके अंदर से मैं किसकी लोकेशन फाइंड करना चाह रहा हूँ, एपटेक की। तो अगर मैं यहाँ पे आके कंट्रोल एंटर करता हूँ, ठीक है, और अब नीचे आते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूट किया, तो देखो यहाँ पे क्या बता रहा है कि भाई एपटेक कंप्यूटर एजुकेशन के अंदर एपटेक कहां से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, मतलब ये जो स्ट्रिंग मैंने दी है, सब स्ट्रिंग जो मैंने दिया है एपटेक, ये हमारे पास एपटेक कंप्यूटर एजुकेशन के अंदर कौन सी लोकेशन से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, फिर इसी तरह अगर फॉर एग्जाम्पल सब स्ट्रिंग के अंदर मैं एपटेक के अलावा फाइंड करूं, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कंप्यूटर। ठीक है, तो अब ये जो सब स्ट्रिंग है ये हमारी मेन स्ट्रिंग के अंदर से कहां से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो मतलब हमारे पास ये यहां से स्टार्ट होता है, जो इसका पहला लेटर है C। तो अब अगर आप यहां से काउंट करो, A क्या हो गया 1, फिर P 2 3 4 5 6 7 स्पेस हो गया, और 8 क्या हो गया C, मतलब कंप्यूटर का C। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे इसको रन करूंगा तो हमारी जो कंप्यूटर की लोकेशन है वो इस मेन स्ट्रिंग के अंदर कहां से स्टार्ट हो रही है, 8 से स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पे आके कंट्रोल एंटर करते हैं, ठीक है, नीचे आते हैं तो ये देखो क्या रिटर्न कर रहा है, हमें 8 रिटर्न कर रहा है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है आपके पास लोकेट के बिल्ट इन फंक्शन का। फिर आगे चलते हैं अब देखो रिपीट फंक्शन। रिपीट फंक्शन क्या कह रहा है, द रिपीट फंक्शन कॉपीज द गिवन स्ट्रिंग एन नंबर, एन मतलब फॉर एग्जाम्पल एक स्ट्रिंग है, उसकी कितनी कॉपीज आप बनाना चाहते हो, एन मतलब कितनी भी हो सकती है, वो इनफिनाइट हो सकती है, ये मतलब होता है एन का। तो स्ट्रिंग एन नंबर ऑफ टाइम्स, इफ एन इज लेस देन 1 द आउटपुट इज एन एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, इसका मतलब देखो सिंटैक्स क्या है कि यहाँ पे मैं स्ट्रिंग देता हूँ, कोई भी स्ट्रिंग जिसको मुझे रिपीट करवाना है। ठीक है, और सेकंड आर्गुमेंट में कितनी दफा रिपीट करवाना है वो मैं यहाँ पे दूंगा नंबर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो मेथड यूज किया गया है रिपीट, और यहाँ पे स्ट्रिंग क्या दिया गया है, डेटा, और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, डेटा को कितने टाइम रिपीट करके प्रिंट करवाओ, 4 टाइम्स रिपीट करके प्रिंट करवाओ। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ, ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको हम कहते हैं सेलेक्ट, और हमारे पास मेथड है रिपीट। ठीक है, और इसके अंदर अब मैं कहता हूं कि एक स्ट्रिंग है फॉर एग्जांपल आदिल। ठीक है, और इसको कितनी टाइम्स आप रिपीट करवा के डिस्प्ले करवाओ, 4 टाइम्स। तो अगर मैं यहाँ पे आके कंट्रोल एंटर करूं, ठीक है, तो अब आप देखना ये जो आदिल है ये 4 दफा प्रिंट होके मुझे नजर आएगा। ठीक है, देखो आदिल आदिल आदिल। और अगर आपने यहाँ पे स्पेस देना है तो आप क्या करो, ये जो आदिल है इसका जो एल है इसके बाद आप क्या करो, एक स्पेस दे दो। तो अब कंट्रोल एंटर करता हूं और नीचे आप आओ तो 4 टाइम्स ही दिखाएगा लेकिन स्पेस भी होगा। ठीक है, तो ये मेथड हम इसलिए यूज कर सकते हैं, मतलब n नंबर ऑफ आइटम्स, मतलब आप यहाँ पे इनफिनाइट नंबर, मतलब इनफिनाइट दफा इस स्ट्रिंग को रिपीट करवा सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर आगे चलते हैं, अब देखो रिप्लेस फंक्शन। देखो रिप्लेस फंक्शन नाम से ही जाहिर है एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में रिप्लेस करेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या कह रहा है, द रिप्लेस फंक्शन मॉडिफाइज अ पार्ट और होल ऑफ द स्ट्रिंग विद द न्यू स्ट्रिंग। मतलब रिप्लेस फंक्शन क्या करेगा, एक स्ट्रिंग के छोटे से पार्ट को या उस पूरे स्ट्रिंग को
न्यू स्ट्रिंग के साथ अगर रिप्लेस करवाना है तो हम यूज करते हैं रिप्लेस का फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसके अंदर हम 3 आर्ग्यूमेंट देते हैं, सही है, इस तरह से देते हैं। अगर आप यहाँ पे देखो सबसे लास्ट में देख लो रिप्लेस, ठीक है, हमारे पास जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है वो क्या है, डेटा, ठीक है। अब इस स्ट्रिंग के अंदर जो DA है, ठीक है, मतलब ये आपके पास एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग है और इसको मैं रिप्लेस किससे करवाना चाह रहा हूँ, B से। इसका मतलब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो डेटा की जगह मुझे क्या डिस्प्ले होगा, बीटा, ठीक है, क्योंकि डेटा के अंदर जो DA है वो मैं रिप्लेस किससे करवा रहा हूँ, BE से रिप्लेस करवा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे आते हैं, मैं कहता हूँ सेलेक्ट और यहाँ पे हम क्या देते हैं, रिप्लेस, ठीक है, और इसको मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कहता हूँ डेटा, ठीक है, और इसके अंदर मैं यहाँ पे कहता हूँ DA और इसको मैं रिप्लेस करवाता हूँ किसके साथ, BE के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आके कंट्रोल एंटर करते हैं और यहाँ पे आओ, ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है, बीटा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे आऊँ फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि भाई ये जो हमारे पास पूरा डेटा है, ठीक है, इसकी जगह फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई और स्ट्रिंग, मतलब B नहीं, मैं यहाँ पे कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल बीवेयर, मतलब ये जो डेटा है इसके अंदर मैं डेटा को रिप्लेस कर रहा हूँ किसके साथ, बीवेयर के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आके कंट्रोल एंटर करते हैं और नीचे आते हैं तो देखो हमें क्या प्रिंट होगा, बीवेयर, ठीक है। मतलब अब मैंने पूरी की पूरी स्ट्रिंग को क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, रिप्लेस कर दिया, ठीक है। एक तो ये पॉइंट है। फिर आगे चलते हैं, अब देखो हमारे पास है रिवर्स फंक्शन। अब देखो रिवर्स फंक्शन नाम से जाहिर है हमारे स्ट्रिंग को, जो मतलब एक नॉर्मल स्ट्रिंग हमने लिखी हुई है उसको रिवर्स करके प्रिंट करवाएगा, ठीक है। मतलब देखो द रिवर्स फंक्शन इनवर्ट्स द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इन एन आर्गुमेंट, मतलब इनवर्ट्स का मतलब उल्टा कर देना, रिवर्स कर देना, ठीक है, जो भी आप इसके आर्गुमेंट में स्ट्रिंग देते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो रिवर्स मैंने यूज किया और उसके अंदर स्ट्रिंग क्या दे रहा हूँ, XYZ, ठीक है, लेकिन जब उसको रिवर्स करेगा तो क्या करेगा, ZYX, इस तरह से उसको प्रिंट करके दिखाएगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं कहता हूँ सेलेक्ट और हम यहाँ पे यूज करते हैं रिवर्स का मेथड और इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ, मैं कह देता हूँ फॉर एग्जाम्पल डेटा, ठीक है, तो डेटा को रिवर्स करके दिखाएगा। अगर मैं कंट्रोल एंटर करूं तो देखो ATAD, ठीक है, मतलब जो लास्ट में कैरेक्टर था वो फर्स्ट में आ गया और फर्स्ट वाला कैरेक्टर कहां चला गया, लास्ट में चला गया, ठीक है। सिर्फ इतना सा काम है इस मेथड का। फिर आगे चलते हैं, अब देखो राइट फंक्शन। अब देखो द राइट फंक्शन एक्सेप्ट्स 2 आर्गुमेंट सच एज स्ट्रिंग एंड लेंथ। The function returns an output that contains string values starting from the right end of the input string। इसका मतलब यहाँ पे देखो मैं मेथड यूज कर रहा हूँ राइट और मैंने इसके अंदर स्ट्रिंग क्या दिया, पहला डेटाबेस, ठीक है, और मैं कह रहा हूँ 4 कैरेक्टर्स, मतलब इस स्ट्रिंग में से राइट साइड से ही सर्चिंग स्टार्ट करेगा और उसको जितने भी 4 कैरेक्टर्स मिलेंगे वो मुझे प्रिंट करवा देगा, ठीक है। मतलब मैंने यहाँ पे राइट के मेथड के अंदर क्या दिया, डेटाबेस, और इसके अंदर काउंटिंग क्या दे रहा हूँ, 4। तो मतलब ये राइट साइड से स्टार्ट करेगा और कितने कैरेक्टर्स मुझे उठा के दे देगा, 4 कैरेक्टर्स उठाएगा तो क्या बनेगा, वो बेस, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, ठीक है, सेलेक्ट और यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ राइट, ठीक है, और इसके अंदर इसी तरह से मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल डेटाबेस और मैं कहता हूँ 4। तो मतलब राइट साइड से स्टार्ट करेगा, ES A और B ये उठा के हमें प्रिंट करवा देगा। तो अगर मैं यहाँ पे आके कंट्रोल एंटर करूं और नीचे आते हैं तो देखो इसने मुझे क्या उठा के दिया, 20, ठीक है। अच्छा अगर मैं यहाँ पे 8 कैरेक्टर्स दे दूं तो हमारे पूरे डेटाबेस के अंदर 8 कैरेक्टर्स आते हैं। तो अगर अब मैं यहाँ पे कंट्रोल एंटर करूं तो ये हमें क्या उठा के दे देगा, पूरा का पूरा वो डेटाबेस स्ट्रिंग उठा के दे देगा। लेकिन फर्क क्या है, हमने इससे पहले एक लेफ्ट का मेथड भी पढ़ा था, वो लेफ्ट से मतलब एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट करता था और ये राइट से एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट करता है, ये इसका डिफरेंस है। फिर आगे चलते हैं, अब यहाँ पे देखो strcmp फंक्शन, ठीक है, मतलब स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन, ठीक है। तो देखो द स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन एक्सेप्ट्स 2 स्ट्रिंग्स एज आर्ग्यूमेंट्स, मतलब इस मेथड के अंदर हम 2 स्ट्रिंग्स स्पेसिफाई करते हैं और उनको चेक करवाते हैं कि वो स्ट्रिंग्स आपस में सेम है या नहीं, ठीक है। अब देखो
सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ, इसका सेकंड पॉइंट देखो, इट कंपेयर्स द स्ट्रिंग्स एंड रिटर्न्स अ न्यूमेरिक वैल्यू रेंजिंग फ्रॉम -1 टू +1 इन द आउटपुट। ठीक है, मतलब द फंक्शन रिटर्न 0 इफ द स्ट्रिंग्स हैव सेम वैल्यूज। मतलब दो स्ट्रिंग स्पेसिफाई करूंगा, अगर वो दोनों सेम है तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, 0 रिटर्न करेगा। ठीक है, फिर व्हेन द फर्स्ट आर्गुमेंट इज स्मॉलर देन द सेकंड, मतलब अगर पहला स्ट्रिंग छोटा है सेकंड से तो क्या रिटर्न करेगा, -1। फिर एंड व्हेन द फर्स्ट आर्गुमेंट इज ग्रेटर देन द सेकंड, तो तब हमें वो रिटर्न करता है 1। ठीक है, ये इसका देखो एक टेबल भी मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, आप यहाँ पे देखो strcmp के अंदर हम दो स्ट्रिंग पास करते हैं। ठीक है, और अगर str1 बराबर है str2 के, मतलब दोनों सेम है, तो ये क्या रिटर्न करता है, 0 रिटर्न करता है। लेकिन अगर str1 छोटा है str2 से तो क्या रिटर्न करेगा, -1। और अगर str1 बड़ा है str2 के तो हमें क्या रिटर्न करेगा, 1। ठीक है, तो इसको आप 1 बाय 1 चेक करते हैं। मैं यहाँ पे यूज करता हूँ select strcmp। ठीक है, और इसके अंदर मैं कहता हूँ, पहला मैं स्ट्रिंग देता हूं आदिल और दूसरा भी मैं स्ट्रिंग देता हूं आदिल, तो ये दोनों स्ट्रिंग अभी बराबर हैं, तो जब दोनों सेम होते हैं तो क्या प्रिंट होगा, 0। कंट्रोल एंटर करते हैं, नीचे आते हैं। ठीक है, देखो क्या प्रिंट कर रहा है, हमें 0 प्रिंट कर रहा है। ठीक है, अच्छा एक और चीज है, अभी देखो जैसी इसकी केसिंग है वैसी ही इसकी केसिंग है। ठीक है, मतलब देखो अगर मैं यहाँ पे कैपिटल में आदिल लिखूं और यहाँ पे मैं स्मॉल में आदिल लिखूं, तो देखो सिर्फ केसिंग का डिफरेंस है लेकिन वैल्यू सेम है, मतलब दोनों स्ट्रिंग्स की वैल्यू सेम है। तो देखो अगर मैं कंट्रोल एंटर करूं और अब यहाँ पे आके दिखाऊं, तो देखो अभी भी 0 ही दिखा रहा है। इसका मतलब कि केसिंग को अवॉइड कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, वो सिर्फ वैल्यूज को चेक कर रहा है, स्ट्रिंग्स को कंपेयर कर रहा है कि वो बराबर है या नहीं है। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया। फिर इसके बाद देखो मैं यहाँ पे आदिल देता हूं और यहाँ पे सेकंड आर्गुमेंट में मैं देता हूं बिलाल। ठीक है, सही है। तो अभी अगर मैं कंट्रोल एंटर करूं तो अभी क्या रिजल्ट आ रहा है हमारे पास, -1। और -1 अभी हमने देखा कब आता है रिजल्ट, जब पहला स्ट्रिंग छोटा हो दूसरे स्ट्रिंग के। इसका मतलब कि यहाँ पे कह रहा है कि जो आदिल है वो छोटा है बिलाल से। अब देखो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में नहीं आता स्टूडेंट्स को, मतलब कोई एज के थ्रू थोड़ी बात हो रही है कि आदिल एज में छोटा है बिलाल से, ऐसी तो कोई बात नहीं हो रही। देखो यहाँ पे बात हो रही है कैरेक्टर के, जो हमारे पास आस्की कोड्स होते हैं। ठीक है, मतलब हर कैरेक्टर का एक आस्की कोड होता है बैकएंड पे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आऊं, बल्कि देखो अगर मैं यहाँ पे इसको, मतलब ए का कैरेक्टर हमें पता है आस्की कोड क्या होता है, 65। ठीक है, इसी तरह जितने भी हैं, मतलब कैपिटल बी का क्या होगा, 66। ठीक है, तो अगर मैं आपको एक टेबल यहाँ पे दिखाऊं, ठीक है, मैं यहाँ पे कहता हूं फॉर एग्जांपल आस्की टेबल। ठीक है, और यहाँ पे आते हैं, मैं ये ओपन कर देता हूं। ठीक है, मतलब हमें पता है जब भी हम कोई कैरेक्टर प्रेस करते हैं अपने कीबोर्ड से तो बैक एंड में कौन सी वैल्यू जाती है, डेसिमल वैल्यू जाती है। ठीक है, तो उनकी डेसिमल वैल्यू को हम आस्की कोड कह रहे हैं यहाँ पे। तो देखो ए जो कैरेक्टर है उसकी आस्की कोड मतलब डेसिमल वैल्यू क्या है, 65। और अगर बी की आप देखो, बी की क्या है, 66। इसका मतलब देखो आदिल स्टार्ट हो रहा है ए से, कैपिटल ए से, तो उसकी आस्की वैल्यू क्या हुई 65। और बिलाल स्टार्ट हो रहा है बी से और बी की क्या है 66। इसका मतलब देखो आदिल का जो ए है वो 65 है और बिलाल का जो बी है वो 66 है। इसका मतलब जो पहली स्ट्रिंग है वो छोटी हुई ना दूसरी स्ट्रिंग से। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया कि अगर हमारे पास स्ट्रिंग 1 छोटी होगी स्ट्रिंग 2 से तो क्या रिजल्ट आएगा, -1 आएगा। ठीक है, एक तो आपके पास इसका ये पॉइंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा था, -1 रिजल्ट आ रहा था। लेकिन अब देखो अगर मैं यहाँ पे आसिफ कर दूं, ठीक है, तो अब देखो अब दोनों कैरेक्टर्स स्टार्ट होते हैं ए से स्टार्ट होते हैं, तो इसका मतलब अब वो कहां से फाइंड करेगा। देखो अगर मैं अभी आऊं कंट्रोल एंटर करूं और नीचे आऊं तो देखो अभी भी हमें क्या दिखा रहा है, -1 दिखा रहा है। इसका मतलब देखो यहाँ पे अगर दोनों सेम हो, मतलब दोनों के स्टार्टिंग कैरेक्टर सेम हो, इसका मतलब ये ए भी 65 है और
ये जो आसिफ का ए है ये भी 65 है। तो अब ये जो कंपेयर करेगा ये उसके सेकंड कैरेक्टर के साथ करेगा। मतलब देखो सेकंड कैरेक्टर क्या है आसिफ का, एस, इसका मतलब ए का आस्की कोड क्या था 65, और अब एस का चेक करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आते हैं नीचे, तो देखो एस का हमारे पास आस्की कैरेक्टर क्या है 115, इसका मतलब ये जो एस है वो बड़ा है किससे, ए से 65 से। तो यहाँ पे क्या मतलब यहाँ पे इस पॉइंट पे ए छोटा है किससे, ये जो सेकंड है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी भी हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है, अगर मैं कंट्रोल एंटर करूं तो यहाँ पे अभी भी हमें क्या रिजल्ट मिल रहा था -1। इसका मतलब यहाँ पे स्ट्रिंग 1 हमारे पास छोटा था किससे, स्ट्रिंग 2 से। ठीक है, अच्छा अब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आऊं और फॉर एग्जांपल मैं पहला कैरेक्टर यहाँ पे कह देता हूँ बिलाल, ठीक है, और दूसरा कैरेक्टर मैं यहाँ पे कह देता हूँ आदिल। ठीक है, दूसरा स्ट्रिंग, तो देखो बी का हमारे पास क्या है 66 और ए का क्या है 65। इसका मतलब अब जो स्ट्रिंग 1 है वो बड़ा है किससे, स्ट्रिंग 2 से, और इस केस में हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, मैंने बताया स्ट्रिंग 1 अगर बड़ा है स्ट्रिंग 2 से तो आउटपुट रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास 1 आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे आऊं और अब मैं कंट्रोल एंटर करूं और नीचे आओ तो अब आप रिजल्ट देखो, अब रिजल्ट क्या आ रहा है हमारे पास 1 आ रहा है। ठीक है, ये आपके पास काम करता है strcmp का फंक्शन। फिर आगे चलते हैं, अब देखो ट्रिम फंक्शन। अब देखो द ट्रिम फंक्शन रिमूव्स अ स्पेसिफाइड प्रीफिक्स और सफिक्स फ्रॉम अ गिवन स्ट्रिंग। इसका मतलब जो स्ट्रिंग आप उसको प्रोवाइड करते हो उस स्ट्रिंग में से कोई ना कोई सब स्ट्रिंग क्या करता है वो रिमूव कर देता है। फॉर एग्जांपल इसका सिंटैक्स देखो लास्ट में, पहले ट्रिम का मेथड, फिर हम एक कीवर्ड यूज करते हैं लीडिंग, और इसके अंदर पहले आर्गुमेंट में स्ट्रिंग में क्या दिया हुआ है क्वांट, फ्रॉम, फिर फ्रॉम का कीवर्ड है, और फिर मेन स्ट्रिंग में क्या लिखा हुआ है क्वांटिटेटिव। इसका मतलब मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि ये जो क्वांटिटेटिव है वर्ड स्ट्रिंग है इसके अंदर से आप क्या ट्रिम कर दो, क्वांट को ट्रिम कर दो। इसका मतलब क्वांट के बाद टीटेटिव आपके पास बचेगा। तो अगर मैं यहाँ पे आऊं, इसको हम प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूं, फॉर एग्जांपल हमारे पास मेथड है, ठीक है, ट्रिम का मेथड है, और इसके पहले आर्गुमेंट फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सिंपल करता हूं। ठीक है, मैं कहता हूं यहाँ पे एपटेक, ठीक है, और जो बल्कि देखो पहले सबसे पहले कीवर्ड कौन सा यूज किया था, लीडिंग का। ठीक है, और यहाँ पे मैं कहता हूं मुझे रिमूव करवाना है एपटेक, फिर आता है कीवर्ड फ्रॉम का, और फिर कहां से रिमूव करवाना है, फॉर एग्जांपल एपटेक कंप्यूटर एजुकेशन। ठीक है, मतलब एपटेक कंप्यूटर एजुकेशन में से मैं कौन सा सब स्ट्रिंग ट्रिम करवा रहा हूं, खत्म करवा रहा हूं, एपटेक। तो अगर यहाँ पे आके कंट्रोल एंटर करो और हम नीचे आते हैं तो देखो एपटेक ट्रिम कर दिया, और सिर्फ क्या रिटर्न हो रहा है आपके पास, कंप्यूटर एजुकेशन आपके पास रिजल्ट में आ रहा है। अच्छा एक चीज और है, देखो ये ट्रिम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करता है, मतलब जो आपके पास स्टार्टिंग वैल्यू होगी ना ये सिर्फ उसी को ट्रिम करेगा। भाई देखो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ये बीच वाली वैल्यू है कंप्यूटर, इसको ट्रिम कर दो, सही है, मतलब मैं क्या कह रहा हूं एपटेक कंप्यूटर एजुकेशन में से बीच वाली वैल्यू जो है कंप्यूटर उसको ट्रिम करो। तो देखो अगर मैं अभी यहाँ पे कंट्रोल एंटर करता हूं और नीचे आता हूं तो देखो इसने कुछ भी ट्रिम नहीं किया। ठीक है, क्योंकि जो स्टार्टिंग की वैल्यू होगी, ठीक है, जो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट होगी सिर्फ उसी को ट्रिम करेगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे एजुकेशन भी लिख दूं, अब एजुकेशन लास्ट में है राइट हैंड साइड पे, तो अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल एंटर करूं तो अभी भी हमें वही रिजल्ट देगा एपटेक कंप्यूटर एजुकेशन, मतलब ट्रिम नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे वही स्टार्टिंग की वैल्यू दे दूं, ठीक है, फॉर एग्जांपल एपटेक, ठीक है, तो यहाँ पे आके कंट्रोल एंटर करूंगा तो ये इसको ट्रिम करके हमें रिजल्ट दिखाएगा। ठीक है, एक इसकी ये भी रिस्ट्रिक्शन है ट्रिम के मेथड की। फिर आगे चलते हैं, अब देखो यू केस बहुत ही सिंपल, मतलब हमने एक एल केस पढ़ा था, मतलब जो भी कैरेक्टर अगर आप एल केस के अंदर कैरेक्टर अपर केस में दोगे तो उसे लोअर केस में कर देगा। अपर केस के अंदर हम क्या करते हैं, इस फंक्शन के अंदर हम फॉर एग्जांपल लोअर केस में डेटा देते हैं और ये उसको अपर केस में प्रिंट करवाता है। तो यहाँ पे आते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आते हैं, मैं इसको कहता हूँ यू केस, ठीक है,
और इसके अंदर मैं लिख देता हूं फॉर एग्जांपल एपटेक स्मॉल के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे आके कंट्रोल एंटर करते हैं और नीचे आते हैं तो देखो इसने एपटेक को क्या कर दिया, सारे अपर केस में यू केस के अंदर प्रिंट करवा दिया। फिर आगे चलते हैं, अब देखो बिन फंक्शन। अब देखो बिन की फुल फॉर्म क्या होगी, बाइनरी, ठीक है। मतलब हम जो भी नंबर देंगे इस फंक्शन के अंदर वो हमें उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके दिखाएगा, ठीक है। मतलब जिस तरह आपने देखा होगा डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन होती है मैथमेटिक्स के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो द बिन फंक्शन रिटर्न्स अ स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ बाइनरी वैल्यू ऑफ n, n मतलब जो नंबर आप स्पेसिफाई करते हो, ठीक है। और वेयर n कंटेन्स वैल्यू ऑफ बिग इन टाइप, मतलब देखो सबसे लास्ट में देखो यहाँ पे मैंने मेथड कॉल किया, इसको नंबर क्या दिया मैंने 55 डेसिमल वैल्यू होती है। और इसको जब मैं कन्वर्ट करूंगा बाइनरी के अंदर तो बाइनरी में आपको पता है दो हमारे पास वर्ड यूज होते हैं, 1 और 0, ठीक है। तो 55 को वो बाइनरी में कन्वर्ट करके दिखाएगा। और देखो ये जो मैं नंबर यहाँ पे देता हूं ना, इसकी डेटा टाइप क्या होती है, बिग इंट, ठीक है। मतलब देखो एक तो हमने डेटा टाइप पढ़ी थी इंटीजर जो कि 4 बाइट्स लेती है, बिग इंट 8 बाइट्स लेती है, मतलब उससे भी ज्यादा होता है। मतलब जितने कैरेक्टर्स आपको पता है ना कि इंटीजर के अंदर एक मखसूस रेंज होती है, उससे ज्यादा मैं नंबर्स नहीं दे सकता। लेकिन अगर उस मखसूस रेंज से ज्यादा मुझे नंबर देने हैं तो हम कौन सी डेटा टाइप यूज करते हैं, बिग इंट डेटा टाइप। इसका मतलब जब हम टेबल के कॉलम्स बना रहे होते हैं ना तब मैं ये डेटा टाइप भी सेट कर सकता हूँ बिग इंट, अगर उस कॉलम के अंदर ज्यादा लंबी रेंज आएगी नंबर्स की, ठीक है। एक तो ये पॉइंट है। तो देखो कॉन्सेप्ट क्या है, 55 को ये क्या करता है बाइनरी के अंदर ये क्या करके दिखाएगा, कन्वर्ट करके दिखाएगा, कन्वर्जन करके दिखाएगा। तो देखो मैं यहाँ पे आता हूं, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूं और इसको कहता हूं सेलेक्ट, और मेथड हम यूज कर रहे हैं बिन, और इसके अंदर फॉर एग्जांपल वही वाला नंबर मैं कहता हूं 55, कंट्रोल एंटर करते हैं, ठीक है। और नीचे आ जाते हैं, ठीक है। तो देखो ये बाइनरी में इसने हमें कन्वर्ट करके दिखाया, ठीक है। अब बाइनरी में हम कन्वर्ट कैसे करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं समझाने के लिए आपको एक छोटा नंबर लूं, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूं 8 डेसिमल है, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके दिखाओ, कंट्रोल एंटर करता हूं तो यहाँ पे आओ तो देखो क्या आ रहा है 1 और उसके बाद 0 0 आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, अगर देखो मैं आता हूं पेंट में, ठीक है। मतलब जो कन्वर्जन करते हैं वो हम परफॉर्म किस तरह से करते हैं, देखो इसका साइज में थोड़ा सा बढ़ा देता हूं। देखो हमारे पास एक पैटर्न होता है, 1 के अंदर मैं अगर 1 प्लस करूं तो कितने हो जाएंगे 2 के अंदर मैं 2 प्लस करूं तो कितने हो जाएंगे 4 के अंदर मैं 4 प्लस करूं तो कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। 8 के अंदर अगर मैं 8 प्लस करूं 16, ठीक है। फिर 16 के अंदर 16 प्लस करूं तो 32। इसी तरह से ये रेंज बढ़ती जाती है, 32 का 64 हो जाता है, 64 का 128 हो जाता है, इस तरह से ये बढ़ता जाता है। तो देखो मुझे यहाँ पे अभी कौन सा नंबर फाइंड करना है, मतलब किसका कौन से नंबर को बाइनरी में मुझे कन्वर्ट करना है। अच्छा 55 नहीं था हमारे पास, 8 को हम कर रहे हैं, ठीक है। पहले 8 को करते हैं फिर 55 को करते हैं। तो देखो 8 हमारे पास कहां पे है, इस लोकेशन पे है, तो इस लोकेशन के अंदर मैं क्या लगा दूंगा 1 मतलब ऑन करना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 8 को क्या कर दिया, ऑन कर दिया, ठीक है। अब बाकी मतलब देखो जैसे ही मैंने 8 को ऑन किया तो मुझे ये नंबर मिल गया ना, ठीक है। इसका मतलब बाकी जगह मैं क्या कर दूंगा, ऑफ कर दूंगा, मतलब यहाँ पे भी 0 कर दूंगा, यहाँ पे भी 0 कर दूंगा, यहाँ पे भी 0 कर दूंगा, और यहाँ पे भी 0 कर दूंगा। और अब मैंने बिन फंक्शन को 8 दिया था ना, तो इसने हमें रिजल्ट क्या दिया था, ये रिजल्ट दिया था बाइनरी में कन्वर्ट करके। तो इस तरह से हमारे पास रिजल्ट आता है, ठीक है। अच्छा अगर मैं यहाँ पे 55 दूं, ठीक है, मतलब अगर मैं 55 को कन्वर्ट करूं किसके अंदर, बाइनरी के अंदर, तो देखो यहाँ पे अगर मैं 55 दूं, ठीक है, और कंट्रोल एंटर करूं तो 55 का हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट क्या आ रहा था 110 फिर 111। तो अगर ये रिजल्ट मैं इस तरह से निकालूं तो देखो अब मुझे बताओ कि मैं कौन कौन से नंबर पे ऑन लगाऊंगा कि मुझे ये 55 वैल्यू मिल जाए। सबसे पहले तो मैं ऑन लगा दूंगा किसके ऊपर, 32 के ऊपर, ठीक है।
32 हो गए। मतलब अब मैं और कितने नंबर प्लस करूं के, मतलब कितने नंबर्स पे ऑन लगाऊं कि मुझे 55 मिल जाए। मैं ऑन लगाता हूं किसके ऊपर, 16 के ऊपर। तो अब 32 और 16 कितने हो गए हमारे पास, 48 हो गए। ठीक है, तो अब देखो, अब 48 में मुझे कितने प्लस करने, 7 प्लस करूंगा तो कितना रिजल्ट आ जाएगा, 55। तो मैं यहाँ पे कहता हूं 48 था ना, मैं कहता हूं 4 को ऑन कर दो। तो 48 में 4 प्लस करो, कितने हो गए, 52 हो गए। अब 55 करने, तो मैं एक ऑन लगा देता हूं यहाँ पे। ठीक है, तो अब 52 के अंदर जब मैंने 2 को ऑन किए तो कितने हो गए, 54। लास्ट क्या बच गया, 1। तो मैं 1 को यहाँ पे क्या कर दूंगा, ऑन कर दूंगा। और बाकी जितनी भी जगह है उधर आपने क्या लगा देना है, 0 लगा देना है। तो जब हमने 55 को बाइनरी में कन्वर्ट किया था तो यही वैल्यू आ रही थी हमारे पास। अगर आप चेक कर लो, 11 0 फिर 111, और यहाँ पे आके देखो 11 0 और फिर 111। ठीक है, मतलब देखो ये कन्वर्जन होती है जो हमें कॉलेज यूनिवर्सिटीज में सिखाई जाती है कि हम डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, एक तो इसका ये पॉइंट है, मतलब ये जो मेथड है ये बैक एंड पे इस तरह से कन्वर्जन कर रहा होता है। फिर आगे चलते हैं। अब देखो ltrim फंक्शन, ltrim फंक्शन मतलब लेफ्ट ट्रिम फंक्शन। मतलब देखो ltrim फंक्शन रिमूव्स द व्हाइट स्पेस बिफोर द वैल्यूज स्पेसिफाइड इन द आर्गुमेंट। इसका मतलब यहां पे देखो ltrim एक मेथड है, इसके अंदर मैं एक स्ट्रिंग पास कर रहा हूं, लेकिन आप नोट करो ये जो मैं स्ट्रिंग पास कर रहा हूं x y z, इसके लेफ्ट साइड में एक स्पेस है। ठीक है, तो मैं उसको खत्म करके रिजल्ट प्रिंट करवाना चाह रहा हूं। मतलब ये जो लेफ्ट साइड पे स्पेस आ रहा है उसके लिए मेथड में कौन सा यूज कर रहा हूं, ltrim। मतलब ltrim क्या करेगा, आपके स्ट्रिंग में लेफ्ट साइड पे जितने भी एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं उनको क्या कर देगा, रिमूव करके रिजल्ट प्रिंट करवाएगा। ठीक है, देखो पहले मैं इस तरह से लिखता हूं। ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल इस तरह से लिखता हूं और ये लेफ्ट साइड में थोड़ी सी स्पेस देता हूं और यहाँ पे मैं कह देता हूं आदिल। ठीक है, लेफ्ट साइड पे स्पेस है, तो अगर अभी मैं कंट्रोल एंटर करूं और नीचे आऊं तो देखो ये लेफ्ट साइड से स्पेसेस दिखा रहा है। ठीक है, तो अगर इस चीज को मुझे खत्म करना है, बल्कि देखो मैं थोड़े से और स्पेसेस देता हूं। ठीक है, कंट्रोल एंटर करता हूं तो अब आपको और अच्छे से नजर आएगा। देखो अब आदिल का आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ये जितने भी स्पेसेस आ गए हैं गलती से, इनको अगर मुझे ट्रिम करना है तो मैं यहाँ पे मेथड कौन सा यूज करूंगा, ltrim। ठीक है, और ये जो पूरा स्ट्रिंग था विद स्पेसेस, मैं इसको ltrim के मेथड के अंदर रख रहा हूं। तो कंट्रोल एंटर करते हैं और अब नीचे आते हैं आदिल। चाहिए, एक तो इसका ये पॉइंट। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं कि सर ये ltrim के फंक्शन का यूज क्या होता है। ठीक है, अब देखो अक्सर ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल मेरी एक PHP की एप्लीकेशन है, उसके अंदर मैं अपना नाम इंसर्ट करता हूं। तो अक्सर क्या होता है, नाम इंसर्ट करते वक्त लेफ्ट या राइट साइड पे एक्स्ट्रा स्पेसेस गलती से चले जाते हैं, लेकिन आपको पता है हमारे पास स्पेसेस भी एक कैरेक्टर होता है। इसका मतलब कि जब हम फॉर एग्जांपल ये वाला नाम सपोज करो इस तरह से नाम मेरे नेम के कॉलम के अंदर चला गया, और इसका मतलब अगर मैं आदिल से सर्चिंग करवाऊंगा तो ये नेम मुझे दिखाएगा ही नहीं, क्योंकि शुरू में क्या आ रहा है, शुरू में तो स्पेसेस आ रहे हैं। मतलब अगर मैं सर्चिंग करवाऊं आदिल के थ्रू तो आदिल की रो तो मुझे कभी मिलेगी नहीं। क्यों, क्योंकि उससे पहले क्या है, मैं एक्स्ट्रा स्पेसेस आए हैं। तो तभी जब हम वो कॉल करवाते हैं, मतलब कोई भी कॉलम कॉल करवाते हैं, तो उससे पहले हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, ltrim का फंक्शन यूज करते हैं। क्यों, ताकि जो भी एक्स्ट्रा स्पेसेस लेफ्ट साइड पे हैं वो रिमूव हो जाए। इसी तरह एक rtrim का मेथड भी है। ठीक है, देखो अगर मैं यहाँ पे आऊं, हमारे पास एक मेथड यूज होता है rtrim। तो देखो अगर मैं लेफ्ट साइड से स्पेसेस हटा दूं, ठीक है, और यहाँ पे मैं राइट साइड पे स्पेसेस दे दूं, तो देखो अगर मैं अभी इस तरह से रन करूं तो देखो लेफ्ट साइड के स्पेसेस तो हमें नजर आ रहे थे ना। ठीक है, लेकिन अगर मैं अभी कंट्रोल एंटर करूं और यहाँ पे आऊं तो देखो राइट साइड पे स्पेसेस है या नहीं है वो हमें यहाँ पे पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर स्पेसेस है तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे क्या यूज कर लो, rtrim का मेथड यूज कर लो और इस पूरे स्ट्रिंग को आप इसके अंदर रख लो। ठीक है, कंट्रोल एंटर करो। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये आपके पास मतलब इसने स्ट्रिंग रिमूव तो कर दी है, लेकिन आपको रिजल्ट यहाँ पे पता नहीं चलेगा। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और है, अगर
लेफ्ट या राइट साइड पे भी आपके पास स्ट्रिंग हो, दोनों साइड्स पे, तो आप ना इस तरह से यूज कर सकते हो। मतलब पहले एल ट्रिम कर लो, ठीक है, और फिर इसके अंदर आप क्या रख दो, आर ट्रिम को रख दो, ठीक है। हम ऐसा कर सकते हैं ना, एक मेथड के अंदर दूसरा मेथड हम कॉल करवा सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आके कंट्रोल एंटर करूं और हम नीचे आते हैं, तो ये देखो लेफ्ट साइड से और राइट साइड से उसने स्पेसेस को रिमूव कर दिया, ठीक है। एक ये पॉइंट भी होता है आपके पास, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि जब यूजर ने डेटा इंसर्ट किया था उसने लेफ्ट साइड पे स्पेस दिए हैं या राइट साइड पे स्पेस दिए गलती से, तो तभी उसको रिमूव करने के लिए हम ये मेथड यूज करते हैं, ठीक है। आर ट्रिम में भी यही बात कर रहा है कि जो एक्स्ट्रा स्पेसेस होते हैं राइट साइड की तरफ उनको वो रिमूव करता है, ठीक है। एक तो ये पॉइंट है। अब आ जाओ कैर सेट। अब देखो कैर सेट की फुल फॉर्म होती है कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर सेट का मतलब भाई देखो, हम जितने भी MySQL के अंदर कैरेक्टर्स यूज करते हैं ना, उनको एक कैरेक्टर सेट में बंद किया हुआ है, ठीक है। मतलब हमारे पास बहुत सारे कैरेक्टर सेट अवेलेबल होते हैं। MySQL यूज करता है UTF-8, ठीक है। आपने एक कैरेक्टर सेट का नाम सुना होगा UTF-8। इसका मतलब जितने भी अल्फाबेट्स हैं, सिंबल्स हैं और हमारे पास डिजिट्स हैं, वो सारे कौन से कैरेक्टर सेट में आते हैं, UTF-8 में आते हैं, ठीक है। मतलब जितने भी स्ट्रिंग कैरेक्टर सेट हैं वो उसके अंदर आते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मुझे कैरेक्टर सेट मालूम करना है तो हम कैर सेट का मेथड कॉल करते हैं और इसके अंदर कोई भी स्ट्रिंग पास करते हैं, और जो भी कैरेक्टर सेट फॉलो कर रहा होगा हमारा MySQL वो उसको प्रिंट करवा देगा। भाई देखो हमारे पास वर्जन इस वक्त यूज हो रहा है MySQL का 5.7। उससे पहले जो वर्जन थे उसमें कैरेक्टर सेट दूसरे यूज होते थे, UTF-8 से के अलावा कुछ पुराने होते थे वो भी यूज होते थे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको रिजल्ट दिखाऊं, ठीक है, मैं यहाँ पे कहता हूँ सेलेक्ट और यहाँ पे हम यूज करते हैं कैर सेट, सही है। तो कैर सेट है और इसके बाद फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर कोई भी स्ट्रिंग पास करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम पास करता हूँ आदिल, ठीक है। और अब यहाँ पे आके कंट्रोल एंटर करता हूँ और अब नीचे आओ, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है, UTF-8 MB4, ठीक है। मतलब इसका पूरा नाम है कैरेक्टर सेट का UTF-8 MB4, ठीक है। एक तो इसका ये पॉइंट है। फिर आगे चलते हैं। अब देखो हमारे पास अगला फंक्शन है करंट यूजर। अब देखो करंट यूजर फंक्शन क्या करता है, द करंट यूजर फंक्शन रिटर्न्स द यूजर नेम एंड द होस्ट नेम ऑफ द करंट सेशन। इसका मतलब भाई देखो PHP में एडमिन हम लॉग इन करते हैं, कौन सा यूजर नेम होता है जो हम देते हैं, रूट, ठीक है। और पासवर्ड हमने कोई भी सेट नहीं किया हुआ, लेकिन ये जो फंक्शन है करंट यूजर, ये क्या रिटर्न करता है, यूजर नेम और होस्ट नेम। होस्ट नेम मतलब वो जो लोकल होस्ट होता है, ठीक है। और यूजर नेम क्या है हमारा, रूट। तो ये दोनों चीजें रिटर्न करवाता है कौन, हमारा करंट यूजर का मेथड। और देखो इसके अंदर हम कोई भी आर्गुमेंट स्पेसिफाई नहीं करते, डायरेक्ट इस मेथड को कॉल करते हैं। तो अगर यहाँ पे आते हैं, ठीक है, यहाँ पे आते हैं और मैं इसको कहता हूं सेलेक्ट और हम यूज करते हैं करंट यूजर, ठीक है। और यहाँ पे आके कंट्रोल एंटर करते हैं और नीचे आते हैं, ठीक है। तो देखो क्या दिखा रहा है, root@localhost, ठीक है। एक तो इसका ये पॉइंट होता है, क्योंकि देखो अभी हमारा जो डोमेन है वो लोकल होस्ट है ना, ठीक है। लेकिन PHP में एडमिन आपको पता है जब हम अपनी वेबसाइट अपलोड करते हैं वेब होस्टिंग के ऊपर, तो वहां पे भी हमें एक PHP में एडमिन मिलता है डेटाबेस मैनेज करने के लिए। तो वहां पे जो भी हमारा यूजर होता है उसका नाम भी हम इस मेथड के थ्रू क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये पॉइंट है। फिर देखो डेटाबेस फंक्शन। अब देखो डेटाबेस फंक्शन क्या करता है, द डेटाबेस फंक्शन रिटर्न्स द नेम ऑफ द करंट डेटाबेस। मतलब कौन सा डेटाबेस एक्टिव है। और मैंने आपको बताया था डेटाबेस एक्टिव करने के लिए हम एक कीवर्ड यूज करते हैं, कौन सा कीवर्ड होता है वो, एक्टिव करने के लिए। मतलब मुझे डेटाबेस के अंदर काम करना है तो उसको पहले एक्टिव करना है, तो कौन सा कीवर्ड यूज करते थे, यूज का, ठीक है। यूज करते थे तो डेटाबेस एक्टिव हो जाता था। और फिर जब हम ये वाला मेथड कॉल करते थे डेटाबेस फंक्शन, तो ये हमें क्या रिटर्न करता था, वो जो करंट डेटाबेस है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं वो हमें रिटर्न करता है। और देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ नो डेटाबेस इज एक्टिवेटेड देन द फंक्शन रिटर्न्स अ नल वैल्यू। मतलब जिस तरह आपको पता है जब हम फर्स्ट टाइम PHP में एडमिन पे आते हैं तो कोई डेटाबेस सेलेक्ट नहीं होता, तो अगर मैं तब ये मेथड कॉल करूं तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, नल। तो अगर यहाँ पे आते हैं, ठीक है, देखो अभी क्या सेलेक्ट हुआ हुआ है, MySQL सेलेक्ट हुआ हुआ है, ठीक है। मतलब कोई डेटाबेस सेलेक्ट नहीं हुआ हुआ। तो अगर मैं यहाँ पे आऊं
और मैं यहाँ पे अगर ये वाला मेथड कॉल करूं, ठीक है, डेटाबेस फंक्शन, और यहाँ पे आके मैं कंट्रोल एंटर करूं, नीचे आते हैं तो देखो क्या दिखा रहा है, अभी नल दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं कोई डेटाबेस एक्टिव कर दूं, उसको यूज करूं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डेटाबेस है लॉगिन डीबी, मैं यहाँ पे यूज की कमांड यूज करता हूं और यहाँ पे कहता हूं लॉगिन डीबी, ठीक है। तो देखो इस डेटाबेस को मैं यूज कमांड के थ्रू एक्टिव कर रहा हूं और फिर करंट डेटाबेस जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूं वो मैं रिट्रीव करवा रहा हूं। तो कंट्रोल एंटर करते हैं और नीचे आते हैं तो देखो डेटाबेस के मेथड ने मुझे क्या रिट्रीव करके दिया, लॉगिन डीबी रिट्रीव करके दिया, ठीक है। तो ये इसका काम है। अच्छा फिर आ जाओ वर्जन फंक्शन। अब देखो द वर्जन फंक्शन रिटर्न्स द वर्जन ऑफ MySQL, मतलब सिंपल सा मेथड है, आप जस्ट इसके मेथड में आप मेथड कॉल करते हो, कोई भी आर्गुमेंट स्पेसिफाई नहीं करते। तो जो भी MySQL का वर्जन आपने इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है, हमारे पास तो लेटेस्ट है जो इस वक्त चल रहा है मार्केट में, तो लेटेस्ट वर्जन ही हमें रिटर्न करके देगा। तो यहाँ पे आते हैं, ठीक है, यहाँ पे आता हूँ और मैं कहता हूँ सेलेक्ट और फिर हम मेथड यूज करते हैं वर्जन, ठीक है, और यहाँ पे आके कंट्रोल एंटर करते हैं, ठीक है, नीचे आते हैं तो देखो मैंने बताया था हमारे पास कौन सा वर्जन यूज हो रहा है, 5.7, ठीक है। तो ये वर्जन हमें यहाँ पे रिटर्न करना है।